हिंदी पार्लियामेंट रिपोर्टर डिस्कशन रेडी स्टार्ट। महोदय, जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो उस समय अनिवार्य रूप से उपयुक्त टेक्नोलॉजी से संबद्ध प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसलिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह तो अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग होगा। कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से पूंजी प्रधान होंगे। इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से कोई संबंध नहीं है। हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही पूंजी प्रधान हैं। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों का उपयोग किया जाता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम आज यह देख रहे हैं कि एक जगह वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं। यह बात एक दूसरे से कतई भिन्न क्षेत्रों पर लागू भी होती है। जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योग अन्य स्थानों से आकर भारत में जो निवेश किए जा रहे हैं वे ठीक इन्हीं कारणों से किए जाते हैं और ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेंगे। यह आर्थिक निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है। ऐसा सोचना अनुभवहीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना लोग जानबूझकर करें, बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों में आपेक्षिक मूल्य और हमारे सुस्थापित तुलनात्मक लाभ क्या हैं। उसी के साथ जहां पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजियां और उच्चतर उत्पादकता तथा वेतन साथ साथ चलते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। अंतिम निर्णय तो बाजार की शक्तियों पर करेगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुशल हैं। तथापि यहाँ पर यह जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का चुनाव अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विदेशी टेक्नोलॉजी का आयात करने वालों को देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजियों की भी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना टेक्नोलॉजी को तैयार करने की क्षमता पैदा करना। हमारे पास क्षमताएं हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संपदाओं का इष्टतम उपयोग करना चाहिए। वास्तव में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का स्थान और कुछ नहीं ले सकता। तभी हम प्रतियोगिताओं का लाभ उठा सकते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब अन्यत्र टेक्नोलॉजी में विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है और उसके पुराने पड़ने की दर भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ यह बात पूरी तरह स्वीकार की जाती है कि नियंत्रणों और परमिटों की प्रणाली से ईमानदारी का खात्मा हो जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य इन नियंत्रणों को समाप्त करना है। मुझे यह देखकर सचमुच बहुत खेद होता है कि इस संक्रमण काल में जब हम लाइसेंस राज से उदारीकरण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समायोजन हो रहा है। भाइयों और बहनों, मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ज़्यादातर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है। फिर किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया भर में कटौती क्यों की जा रही है? कटौती करनी है तो बहुत से और क्षेत्र भी हैं। अमीर देश सन 1990 में खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वह थी 12 अरब डॉलर और 10 साल बाद 2000 में 2 अरब डॉलर की कटौती कर दी गई और यह 10 अरब डॉलर रह गई। तो पूरी दुनिया को खेतीबाड़ी से जोड़ने की ज़रूरत है, तभी ये दुनिया आपस में लड़ना मरना बंद करेगी। मेरा बस चले तो मैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा, जिसे दुनिया एवरेस्ट कहती है, पर चढ़ूं और पूरे जोर से आवाज़ लगाऊं कि ए धरती के वासियों, बंदूकें छोड़ो और हल उठाओ। नहीं तो आप ही सोचो कि 20 साल बाद 2020 में जब दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी तो सबको खिलाने लायक खाद्यान्न कैसे उपलब्ध होगा। उस समय चीन को भी बाहर से गेहूं मंगाना पड़ेगा।
सौभाग्य से भारत के बारे में तो कृषि विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि भारत के किसान और कृषि वैज्ञानिक मिलजुल कर बढ़ी हुई आबादी का भी पेट भर पाएंगे। आज हमारे अन्न भंडार में 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा है। रबी की फसल आने के बाद यह बढ़कर 5 करोड़ टन तक जा सकता है। रखने की जगह नहीं है, इसलिए समाज कल्याण के कामों में लगाने और विविध रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं। काम के बदले अनाज और बच्चों को पाठशालाओं में नाश्ता कराने व खाना खिलाने के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। यह एक तरह से दूसरी कृषि क्रांति का ही नतीजा है कि हम 101 करोड़ से ज़्यादा आबादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। खाने वाले तेल की कुछ वर्ष पहले कमी हुई थी। हमने पुरजोर कोशिश की। पिछले कुछ वर्षों में आयात तो घटकर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का हो गया। वहीं तिलहनी फसलों और उनसे उत्पन्न पदार्थों का निर्यात 8 गुना बढ़कर 2500 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो गया। यह सब फल है कि किसानों, वैज्ञानिकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का। इस प्रगति में आज कृषि वैज्ञानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है। इसे सारी दुनिया मानती है। जहाँ भी भूख है वहाँ लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो इस महान देश ने भूख की चुनौती का किस तरह डट कर सामना किया। आज जब निर्यात के अवसर खुले हैं, विश्व का परिवेश बदल रहा है। सारी दुनिया के बाजार खुल गए हैं। सौभाग्य से दुनिया में शाकाहार भी बढ़ रहा है। इस समय हमारे विविध व्यंजनों को विश्व बाजार में प्रचलित करने के बड़े मौके हैं।